हाय स्टूडेंट्स। आइए आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर। इसका नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन। और इस चैप्टर को बेसिकली 11 में पढ़ाया जाता है। इसके बाद सेमेस्टर 1 में भी चैप्टर आपको मिलता है आगे। लेकिन इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम लोग क्या करें कि अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में बेसिक जानकारी बताते हैं आपको कि अकाउंटिंग इक्वेशन है क्या। हिंदी में इसको लेखांकन समीकरण हम लोग कहते हैं और बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आपको बहुत मज़ा आने वाला है इसमें और बहुत आसानी से समझाने का प्रयास करेंगे। आप ध्यान से वीडियो देखिए और चलिए स्टार्ट करते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन is a mathematical expression which show that the assets of firm are equal to the sum of its liabilities। अकाउंटिंग इक्वेशन एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, हम दिखाते हैं कि एसेट्स और लाइबिलिटीज़ बिजनेस में ऑलवेज क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। एंड इट्स द कैपिटल कंट्रीब्यूट बाय द ऑनर्स। जो ऑनर बिजनेस में पैसा लगाता है उसको हम ऑनर कहते हैं। आगे इसके बारे में समझाएंगे हम आपको। ये थोड़ा सा डेफिनेशन आप ऐसे लिख लें, अगर एग्ज़ाम में आ गया आपका क्वेश्चन डिस्क्राइब करने व्हाट इज़ अकाउंटिंग इक्वेशन, तो आप इसको लिख सकते हैं। लेकिन प्रैक्टिकल क्या तरीका है, आज हम लोग इस ज़्यादा फोकस करेंगे प्रैक्टिकल पे कि प्रैक्टिकल अकाउंटिंग इक्वेशन में हम कैसे बनाएं। अकाउंटिंग इक्वेशन को हम लोग बैलेंस शीट इक्वेशन भी कहते हैं। देखिए यहाँ लिख दिए हम बैलेंस शीट इक्वेशन। अच्छा, ये बैलेंस शीट इसमें बनाना रहता है आपको। तो ये जो बैलेंस एक वर्ड है, ये बैलेंस वर्ड आया कहाँ से। बैलेंस देखिए तराजू यहाँ बनाया हुआ, आप यहाँ फिगर देख रहे होंगे। और इस तराजू को हम लोग इंग्लिश में बैलेंस कहते हैं, BALANCE, बैलेंस। तराजू को अंग्रेजी में हम लोग बैलेंस कहते हैं। यानी तराजू कब आप कंप्लीट कहते हैं तराजू को, जब दोनों तरफ क्या हो, दोनों तरफ का मेजरमेंट या दोनों तरफ का वेट क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। देखिए इक्वल का साइन भी है यहाँ दिया हुआ। तो तराजू के एक इस पलड़े में एसेट्स लिखा हुआ है और इस पलड़े में क्या लिखा हुआ है, लाइबिलिटीज़। यानी बिजनेस में एसेट्स और लाइबिलिटीज़ ऑलवेज इक्वल होता है। इसको एक छोटा सा आपको डेमो करके हम बताते हैं कि कैसे इक्वल होता है इसको। फॉर एग्जांपल यहाँ देखिए बैलेंस शीट का एक फॉर्मेट बना हुआ है। अकाउंटिंग में बैलेंस शीट का फॉर्मेट इस तरीके से हम लोग बनाते हैं। लेकिन बैलेंस शीट का फॉर्मेट जब हम बनाते हैं तो उसमें इस साइड में हम लोग एसेट्स लिखते हैं और इस साइड में लाइबिलिटीज़ लिखते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ने से पहले आप मेरा यूट्यूब में जो एक वीडियो बना हुआ है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का, वो उसको आप देख लें अच्छा से। तो इसमें कुछ अकाउंटिंग टर्म्स जो वर्ड आएंगे अकाउंट्स में यूज किए जाने वाले जो वर्ड हैं वो आसानी से आपको समझ में आएंगे। क्योंकि अभी हम एसेट्स और लाइबिलिटीज़ के बारे में जब बात करेंगे तो आप कहेंगे कि सर एसेट्स में क्या क्या आ सकता है। देखिए एसेट्स में क्या क्या आ सकता है। एसेट्स में बेसिकली कैश आएगा, है ना, जो आपके पास कैश इन हैंड है वो एसेट्स का पार्ट है। बैंक बैलेंस आपका एसेट्स का पार्ट है। स्टॉक है, स्टॉक यानी जो बिजनेस, जिस चीज़ का आप बिजनेस कर रहे हैं, यानी जिसको हम गुड्स भी कहते हैं, है ना। जब इसको हम खरीदते हैं तो परचेज बोल देते हैं, बेचते हैं तो सेल बोलते हैं इसको। गुड्स, व्यापारी जिस वस्तु का व्यापार करता है उसको हम गुड्स या स्टॉक कह के संबोधित करते हैं। और डेटर्स किसको कहते हैं, डेटर्स भी किसका पार्ट है, एसेट्स का। ये आपको इसलिए हम आइडेंटिफाई कर दे रहे हैं सबसे पहले, ताकि जब आप सम बनाएं तो आपको पता चले कि किस ट्रांजेक्शन्स में स्टॉक है तो उसको हम कहाँ पुट करेंगे, एसेट साइड, या डेटर्स है तो कहाँ लिखेंगे, बैंक बैलेंस है तो कहाँ लिखेंगे, कैश है तो कहाँ लिखेंगे। सब देखिए एसेट्स का ही पार्ट है। यानी फर्नीचर भी एसेट्स है, मशीन भी एसेट्स है, प्रीपेड एक्सपेंसेज भी एसेट्स कहलाता है। ये सब बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का जो वीडियो मेरा है उसमें हम पढ़ा दिए हैं पूरा डिटेल में, आप उसको देख लीजिए। क्योंकि अगर यहाँ बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में ज़्यादा हम डिस्कस करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। एक्रूड इनकम भी हमारे लिए एसेट्स है। एक्रूड इनकम के बारे में भी हम बताए हैं, ऐसा इनकम जो हम कमा लिए हैं लेकिन अभी मेरे पास आया नहीं है। एक्रूड इनकम आर दोज इनकम विच हैव बीन अर्नड बट नॉट रिसीव्ड, दैट इज़ कॉल्ड एक्रूड इनकम। अब देखिए एसेट्स का तो बेसिक पार्ट हम आपको समझा दिए कि एसेट्स में क्या क्या आ सकता है। लाइबिलिटीज़ क्या क्या है। लाइबिलिटीज़, एसेट्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, संपत्ति। व्यापार के लिए जो संपत्ति है उसको हम एसेट्स कहते हैं। अब इधर लाइबिलिटीज़ है। लाइबिलिटीज़ को हिंदी में बोलते हैं हम लोग दायित्व। दायित्व यानी सामान्य भाषा में आप समझें इसको कर्ज, लाइबिलिटीज़। अच्छा, लाइबिलिटीज़ क्या है बिजनेस के लिए, कैपिटल, जो आप पैसा घर से लाते हैं, कैपिटल जिसको हम कहते हैं।
जिसको ऑनर इक्विटी भी कहा जाता है, वो बिज़नेस के लिए क्या है, लाइबिलिटीज़ है। अगर आप लोन लेते हैं कहीं से तो वो बिज़नेस के लिए लाइबिलिटीज़ है। अगर आप ओवरड्राफ्ट कर लिए बैंक से ज़्यादा, आप जितना आपका बैलेंस है उससे ज़्यादा अमाउंट अगर आप ड्रॉ कर लिए हैं, वो आपके लिए लाइबिलिटीज़ है। क्रेडिटर किसको कहते हैं, जब आप किसी से उधार सामान लेते हैं तो क्रेडिटर क्रिएट हो जाता है, यानी उसको पैसा फ्यूचर में आपको देना रहता है, जिसको हिंदी में हम लेनदार कहते हैं। इधर डेटर को हिंदी में हम लोग देनदार कहते हैं, यानी जो हमको पैसा देगा, और लेनदार मतलब जो हमारे बिजनेस से पैसा लेगा, उसको हम क्रेडिटर या लेनदार कहते हैं। वो किसका पार्ट है, लाइबिलिटीज़ का। याद रखिएगा, लाइबिलिटीज़ के पार्ट्स ये सब हैं। आप चाहे तो नोट्स बना लीजिए और लिख भी लीजिए, इसको सुविधा होगी आपको आगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब ऐसा एक्सपेंसेस जो हमको पे करना है ना। आउटस्टैंडिंग के कितने नाम आपको बताए गए हैं, आउटस्टैंडिंग, ड्यू, अनपेड, ओविंग, है ना। तो आउटस्टैंडिंग भी बिजनेस के लिए क्या है, लाइबिलिटीज़ है, क्योंकि हमको फ्यूचर में इसका अमाउंट पे करना है। अनएक्रूड इनकम, ऐसा इनकम जो आप एडवांस में ले लिए, जो अभी कमाए नहीं है और पहले ले लिए आप, जो अर्निंग नहीं किए पहले ले लिए, उसको अनएक्रूड इनकम कहते हैं हम लोग, वो भी बिजनेस के लिए लाइबिलिटीज़ है। रिजर्व एंड सरप्लस के बारे में आगे बताएंगे आपको। रिजर्व एंड सरप्लस भी हम लाइबिलिटी साइड ही लिखते हैं। रिजर्व इज द पार्ट ऑफ प्रॉफिट, बेसिक बात आप याद रखें। अब देखिए फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट जो बनता है, अभी तो हम इधर लिख दिया इस साइड में एसेट्स, इस साइड में लाइबिलिटीज़ लिख दिए, लेकिन बैलेंस शीट का जो स्पेशल फॉर्मेट जो बनता है अकाउंटिंग फॉर्म के हिसाब से, एसेट्स हम लोग इस साइड लिखते हैं और लाइबिलिटीज़ हम लोग इस साइड लिखते हैं। अब लाइबिलिटीज़ को आपको पहचानने के लिए तो सिखा दिया गया है कि ये सब लाइबिलिटीज़ का पार्ट है और ये सब एसेट्स का पार्ट है, इतना तो आप समझ गए। अब आपको ये जानना है इसमें कि जब हम अकाउंटिंग इक्वेशन को बनाते समय हमेशा क्या ध्यान रखना है कि हर एक ट्रांजेक्शन्स के बाद, जो भी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स होंगे उसमें आपको ट्रांजेक्शन्स के बाद एसेट्स और लायबिलिटीज़ ऑलवेज क्या होने चाहिए, इक्वल। देखिए आपको यहाँ डेफिनेशन जब पढ़ाया गया तो यहाँ बताया भी गया आपको कि हमारा ट्रांजेक्शन्स ऑलवेज क्या होगा, इक्वल होगा। इक्वल होना चाहिए, दोनों तरफ का जो टोटल जोड़ होना चाहिए लास्ट में इक्वल होना चाहिए। तो एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर थोड़ा सा एक फॉर्मेट रखा गया आपके सामने कि देखो बिजनेस में इधर लायबिलिटीज़ है, इधर एसेट्स है, लेकिन लायबिलिटीज़ को हम लोग बेसिकली दो भाग में बांट देते हैं। एक लायबिलिटीज़ होता है जिसको हम इंटरनल लायबिलिटीज़ कहते हैं, इंटरनल लायबिलिटीज़, और एक लायबिलिटीज़ होता है जिसको हम एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ कहते हैं, एक्सटर्नल लायबिलिटीज़। अब एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ क्या है, अगर आप कहीं दूसरे जगह से पैसा सामान उधार लाए हैं तो वहाँ क्रेडिटर क्रिएट हो जाएगा, वो आपका एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ है। आप जो पैसा घर से लाते हैं जिसको हम कैपिटल के नाम से जानते हैं, जो ऑनर इक्विटी भी कहा जाता है, देखिए ऑनर इक्विटी लिखा हुआ है, ये किसका पैसा है, ये बिजनेसमैन का अपना पैसा है। जो अपना पैसा बिजनेस में बिजनेसमैन लगाता है ना, उसको वो कैपिटल के नाम से लिखता है। अगर किसी से उधार लाया है तो वो लोन लिखेगा, उसको कैपिटल नहीं कह सकते। आप जो अपना पैसा बिजनेस में लगाता है बिजनेसमैन, ऑनर जो अपना पैसा लगाता है, सिर्फ उसको कैपिटल कह सकता है, पूंजी जिसको हम लोग कहते हैं। और अगर आप पैसा दूसरे से ले के लगाते हैं, बैंक से लेके लगाते हैं, दोस्त से लेकर के लगाते हैं, है ना, तो वो लोन कहलाएगा। और अगर कहीं से सामान आप उधार लेके आते हैं तो वो क्रेडिटर का पार्ट है। यानी ओवरऑल लायबिलिटीज़, आपका जो अपना पैसा है वो भी बिजनेस के लिए लायबिलिटीज़ है, और जो आप पैसा एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ है तो वो भी आपके लिए लायबिलिटीज़ है। क्रेडिटर एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ है, अगर आप लोन लिए हैं तो वो एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ है। तो इसको हम अलग अलग रखते हैं, अलग अलग इसलिए रखते हैं कि इसको हमको एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ को फ्यूचर में पे करना होता है पैसा, क्योंकि ये आदमी तो छोड़ेगा नहीं पैसा आपका, और ये तो आपके बिज़नेस में बना रहता है। हालांकि इसको हम लायबिलिटीज़ की तरह ट्रीट करते हैं, लेकिन आपके बिज़नेस में आपका पैसा बना रहता है अंत तक। तो इसको अलग अलग हम शुरू से आइसोलेट करके अलग अलग करके रखते हैं। कैसे, देखिए सिंपल फॉर्मेट बैलेंस शीट का यहाँ लिखा हुआ है कि अगर आप बिजनेस स्टार्ट किए, मान लीजिए तो आप अपना पैसा घर से ले आए 40,000, 40,000 यहाँ लिखा हुआ है। और अगर आप लोन ले लिए, मान लीजिए लोन कहीं से लिए, फ्रेंड से लिए, बैंक से लिए, कहीं से भी लिए हैं, टोटल पैसा आपके पास कितना आ गया बताइए। आपका अपना है 40,000 और आपने बैंक से कितना लिया 10,000, टोटल कितना आ गया 50,000। अच्छा, ये 50,000 किस रूप में आपके पास आया, बोलिए सर ये 50,000 तो मेरा जो शॉप है या बिजनेस है उसमें ही पैसा कैश के रूप में आया है ना। और कितना हो गया आपके पास 50,000। अगर आप घर से 40,000 लाए थे, ऑनर का जो पैसा था वो 40,000 पैसा है बिजनेस ऑनर का, और कहीं से उधार 10,000 लाया है, और अगर दुकान में वो पैसा, अपने बिजनेस में वो पैसा मान लीजिए 49,000 दिखाता है, तो वो गड़बड़ होगा कि नहीं होगा, आप बताइए। दोनों तरफ का इक्वेशन हमेशा क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। इसीलिए यहाँ ये तराजू बना के दिखाया गया कि आपका लायबिलिटीज़ कितना है 40,000, तो आपका घर का पैसा है ना,
जो आपको पापा दिए हैं मान लो, और 10,000 रुपये आप कहाँ से लाए हैं? लोन से। ये पैसा आपका लोन का है और ये पैसा आपका अपना है। और टोटल आपके पापा एक दिन दुकान आ जाएं और पूछें आपसे कि बताओ बेटा कितना पैसा है दुकान में, आप बोलिएगा 49, तो बोलेंगे 1,000 तो तुम इधर उधर डंडी मार रहा है। तो आपका पैसा कितना दिखना चाहिए एसेट साइड में? बोलिए 50,000, है ना। इसे यही तो आपको समझाया गया है अकाउंटिंग इक्वेशन में, शुरू से यही बात समझाया गया है आपको कि अकाउंटिंग इक्वेशन एक तराजू, एक बैलेंस की तरह होता है। इसीलिए तो बैलेंस शीट जो हम लोग बनाते हैं ना, ये समझिए कि एक तरह से आप कह सकते हैं कि बैलेंस शीट जो यहाँ बनाया है ये बैलेंस यहीं से आया होगा, है ना। यानी दोनों तरफ हमेशा क्या होना चाहिए? इक्वल। ऐसे तो हम लोग बोलते हैं कि बैलेंस शीट हमारे बिजनेस का एसेट्स और लायबिलिटीज़ यानी फाइनेंशियल कंडीशन, इकोनॉमिक कंडीशंस के बारे में बतलाता है बैलेंस शीट। लेकिन ये बैलेंस की उत्पत्ति यहीं से हुई है। आप कह सकते हैं कि बैलेंस का मतलब तराजू, और तराजू तभी सार्थक होता है जब दोनों तरफ का वेट क्या होता है? इक्वल होता है। तो अभी आपको जो बताया गया कि कैपिटल कितना लगाया गया? 40, हम बाहर से कितना लाएं? 10, और 40 और 10 कितना हो गया? 50। तो एसेट्स के रूप में हमारे दुकान में कितना दिखना चाहिए? शॉप में, बिजनेस में 50,000 दिखना चाहिए। अगर 49 रखेंगे तो गलत हो जाएगा। यही चीज़ तो पढ़ना है हमको अकाउंटिंग इक्वेशन में, सेम यही चीज़ पढ़ना है। अब इसका एक सिंपल एग्जाम्पल लेकर के हम आपके सामने रख रहे हैं, आप इसको ध्यान से सीखने का प्रयास करें। देखिए, सबसे पहला चीज़ आपको पढ़ाया जा रहा है यहाँ पे, एक एक क्वेश्चन एज्यूम करके हम लिखे हैं यहाँ पे। ध्यान से समझिए, बहुत आसान टॉपिक है और इसको अगर आप अच्छा से सीख गए तो आपको जर्नल एंट्री बनाने में भी बहुत सुविधा होगी। जर्नल एंट्री बनाने में दिक्कत नहीं होगा आपको, और कंसेप्ट वाइज आपको समझ में आएगा चीज़, हर एक ट्रांजेक्शन्स। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है, देखिए सबसे पहले हम दो पार्ट में इसको बांट दिए हैं। मान लो एक पार्ट इधर है, इधर राइट साइड है, इधर राइट साइड लिख देते हैं, और इधर का ये है लेफ्ट साइड, इधर लेफ्ट साइड लिख दिए। इधर लेफ्ट और इधर राइट, दोनों हमेशा क्या होना चाहिए? इक्वल। तो राइट साइड में लायबिलिटीज़ को रखा गया है, ध्यान रखिएगा, और लेफ्ट साइड में एसेट्स को रखा गया है। और हमेशा ट्रांजेक्शन्स के बाद हम दोनों तरफ का जोड़ टोटल करेंगे और वो क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? स्टार्ट बिजनेस विथ कैश। इसका मतलब होता है कि आपने बिजनेस स्टार्ट किया। अच्छा, अकाउंटिंग इक्वेशन हम बिजनेस के लिए बना रहे हैं, ध्यान रखेंगे आप। स्टार्ट बिजनेस विथ कैश, बिजनेस कितने से स्टार्ट किया गया? 40,000 रुपये से, वो भी नगद। तो ये 40,000 रुपया बिजनेस स्टार्ट किए हैं आप। यहाँ तो कुछ लिखा हुआ नहीं है कि आप लोन से स्टार्ट किए हैं, है ना, या किसी से आप उधार लिए हैं, ऐसा तो कुछ है नहीं लिखा हुआ। इसका मतलब आप अपना पैसा लगाए हैं, यानी ऑनर अपना पैसा बिजनेस में जब लगाता है, तो अभी थोड़ी देर पहले तुरंत सिखाएं आपको कि ऑनर जब भी अपना पैसा बिजनेस में लगाएगा तो उसको कैसे ट्रीट करेगा? कैपिटल की तरह। तो ये इसका पूंजी हो गया 40,000 रुपये। अच्छा, 40,000 रुपये बिजनेस के लिए लायबिलिटीज़ है ना, बिजनेस को फ्यूचर में पे करना है ना। हमारा जो बिजनेस है, ये लायबिलिटीज़ कहाँ से पैसा आया? बोलिए, ये आपका घर से आया है। मान लीजिए आपके घर से पैसा आया है, और घर में बॉस कौन है? पापा। पापा मान लीजिए आपको पैसा दिए हैं और ये पैसा आपको वापस करना है, तो आप अब इस पैसे को बिजनेस में कैसे ट्रीट कर रहे हैं? एसेट्स की तरह। आपके बिजनेस में जो ये पैसा नज़र आ रहा है, ये आपके बिजनेस के लिए एसेट्स है, लेकिन फ्यूचर में ये पैसा आपको रिटर्न करना है। अभी देखिए, लायबिलिटीज़ के बारे में जब हम आपको पढ़ा रहे थे तो यहाँ लायबिलिटीज़ दो तरह का पढ़ाया गया कि जो आपका घर का पैसा है वो इंटरनल लायबिलिटीज़ है, और जो आप बाहर से लेते हैं वो एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ है। ज़्यादा परेशान आपको फ्यूचर में कौन करेगा? आप बताइए। आपका दोस्त जो आप उधार लाए हैं, लोन लाए हैं, या क्रेडिटर कहीं से उधार लिए हैं, कि आपका घर से जो पैसा आया है, बिजनेसमैन के जो घर से पैसा आता है, वो ज़्यादा आपको परेशान करता है कि पैसा रिटर्न दो, वापस दो। आप बताइए, अगर आप एक्स्ट्रा पैसा कमाएंगे तो आप इसको दे देंगे क्रेडिटर वाले को या लोन वाले को? नहीं, आप अपने घर में ही देंगे। इसीलिए हम जब भी बिजनेस में प्रॉफिट कमाते हैं तो वो कैपिटल में ऐड कर देते हैं, और जब भी बिजनेस में लॉस होता है तो वो कैपिटल से माइनस कर देते हैं, है ना। क्यों? अगर हम बिजनेस में लॉस करेंगे और लोन वाले को माइनस कर देंगे तो मानेगा? बताइए, नहीं मानेगा ना। इसलिए लायबिलिटीज़ को दो भाग में शुरू से ही बांट के रखा गया है, एक इंटरनल लायबिलिटीज़ है और दूसरा एक्सटर्नल लायबिलिटीज़। ध्यान से पढ़िएगा, इंटरनल लायबिलिटीज़ जो आपका पैसा घर का हो, एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ जो आपने बाहर से लोगों से लिया है। अगर आपका लॉस होगा उसका पूरा क्रेडिट कैपिटल से ही माइनस करना है आपको, अगर आपको प्रॉफिट होगा तो वो कैपिटल में ही प्लस कर देना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन हम लिख दिए सबसे पहले, स्टार्ट बिजनेस विद कैश, आप समझ गए, इसके बारे में बता भी दिए। और इस ट्रांजैक्शंस में हमेशा अकाउंटिंग इक्वेशन में कम से कम इसका इम्पैक्ट दो जगह जाएगा, या कभी कभी इम्पैक्ट एसेट्स और लायबिलिटी साइड दोनों तरफ जाएगा, कभी एसेट साइड ही जाएगा। ये अभी आप देखिएगा, बनाएंगे तो आपको समझ में आएगा। कई बार इसका इम्पैक्ट 3 जगह भी जा सकता है, कई बार 4 जगह भी इसका इम्पैक्ट जा सकता है, लेकिन मिनिमम 2 जगह तो इसका इम्पैक्ट होगा ही अकाउंटिंग इक्वेशन में। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे सामने जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आप ध्यान से देखिए और समझ भी रहे हैं कि सबसे पहले लिखा हुआ है स्टार्ट बिजनेस विद कैश। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, 40,000 इधर भी लिखा हुआ है, 40,000 यहाँ भी लिखा हुआ है। ठीक है, एक इक्वेशन तो आपका यहाँ पर तैयार है। दोनों तरफ का जोड़ क्या है, बोलिए इक्वल। इक्वल बोल दीजिए, बराबर है एकदम। अगर आप 40,000 घर से लाए हैं, यहाँ 39 लिखिएगा तो तुरंत आपको पकड़ लिया जाएगा कि आप गलत कर रहे हैं, है ना, कि आप 40,000 बिजनेस में पैसा लाए हैं घर से, तो यहाँ 39 कैसे दिखेगा। 40 लिखना है ना, 40 दोनों जगह। चलिए, अब हम लोग क्या करते हैं, एक ओरिजिनल बिजनेस के जैसा, कि इसमें से कुछ पैसा हम बैंक में जमा करते हैं। यहाँ क्वेश्चन में लिख दिए कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। अब मान लीजिए कि आप बैंक में पैसा जमा करेंगे, तो आपके हाथ में जो पैसा है, यानी जो कैश आपके दुकान में है, वो क्या होगा, प्लस होगा कि माइनस होगा, तो आप माइनस लिख सकते हैं। ऐसे जनरली जब आपको सम आपको ज़्यादा सीखने लगिएगा, अच्छे से समझ जाइएगा, तो जब जो भी माइनस करते हैं उसको हम ब्रैकेट कर देते हैं, उसको हम माइनस समझते हैं। लेकिन अभी आप फिलहाल सीखना है तो आप इसको माइनस लिखें, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको माइनस लिखें और यहाँ से यहाँ तक एसेट साइड में पूरा लाइन खींच दें और देखिए कि इसका इम्पैक्ट इधर भी आएगा या नहीं आएगा, है ना। एकदम नकल कीजिए, जैसे जैसे हम बना रहे हैं वैसे वैसे आपको नकल करना है। क्या है, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। आपका कैश घटेगा, आपके हाथ में जो है कैश घट जाएगा, है ना। लेकिन यही पैसा आपके कहाँ पर प्लस हो जाएगा, बोले सर यही पैसा बैंक में प्लस हो जाएगा। देखिए बैंक का कॉलम है, तो आप यहाँ ट्रांजेक्शन्स के हिसाब से कॉलम बना लीजिए कि कौन कौन सा ट्रांजेक्शन्स आने वाले, ट्रांजेक्शन में कौन कौन सा अकाउंटिंग टर्म्स आ रहा है। तो इसमें आ रहा था कैश और कैपिटल, जो कि आप बनाते बनाते आपको समझ में आने लगेगा। इसमें बैंक है, बैंक कैश डिपॉजिट टू बैंक, देख रहे हैं यहाँ दो एस्पेक्ट क्या इफेक्ट कर रहा है, एक बैंक और दूसरा कैश। बैंक हो रहा है प्लस और कैश हो रहा है माइनस। एकदम सिंपल बात है, आप खुद से पूछिए, सवाल कीजिए, जब भी क्वेश्चन बनाइए ना पढ़ के बनाइए और आप पूछिए कि जब हम बैंक में पैसा जमा करेंगे तो क्या होगा, तो बोलिए बैंक में पैसा जमा करेंगे तो बैंक हो जाएगा प्लस और कैश हो जाएगा माइनस। तो इसका इम्पैक्ट क्या आया बताइए, 40 में 10,000 माइनस हो गया तो कितना बचा 30,000, और यहाँ बैंक में कितना पैसा है 10,000। अब चलो इधर पापा आपसे पूछ रहे हैं कि बेटा 40,000 तुमको हम दिए हैं, बताओ पैसा कहाँ है ना। तो आप सिंपली बता सकते हैं कि कैश 30,000 है और 10,000 बैंक में है, और ये न्यू इक्वेशन आप यहाँ लिख दीजिए। अगर न्यू इक्वेशन नहीं लिखना चाहते हैं आप एनी लिख करके इसको स्टॉप कर दीजिए। एनी का मतलब न्यू इक्वेशन, क्योंकि इक्वेशन ही तो बनाना है, समीकरण हमको तैयार करना है, और एसेट्स और लायबिलिटीज़ का टोटल ऑलवेज हर एक ट्रांजेक्शन्स के बाद इक्वल दिखाना है, यही इसका काम है। आइए, परचेज गुड्स ऑफ ₹5,000। आशा है कि यहाँ तक आप समझ गए होंगे, कहीं दिक्कत होगा तो फिर से दोबारा हम इस टॉपिक का वीडियो डालेंगे, इसमें अपलोड कर देंगे, फिर आप देखिएगा। परचेज गुड्स ऑफ ₹5,000 बाय कैश, इसका मतलब क्या हुआ, हिंदी में कैसे बोलेंगे कि जो व्यापारी है वो सामान खरीदा, कितने का खरीदा है 5,000 का। परचेज गुड्स, जब भी गुड्स लिखा रहा है ना तो समझिए कि वो जो सामान खरीद रहा है वो बेचने के लिए खरीद रहा है। हाँ, यहाँ देखिए लिखा हुआ है परचेज फर्नीचर, फर्नीचर ये बेचने के लिए नहीं खरीद रहा है। अगर बेचने के लिए खरीदता तो फर्नीचर नहीं लिखता, गुड्स लिखता। परचेज गुड्स यानी जब बिजनेसमैन कोई गुड्स बेचने के लिए खरीदता है तो वो उसको स्टॉक कहता है, तो इसका सीधा असर स्टॉक पे पड़ेगा। देखिए स्टॉक का एक कॉलम बना हुआ है। अभी 5,000 का स्टॉक खरीदेगा तो आप बताइए क्या होगा, बोलिए सर 5,000 का स्टॉक आ जाएगा मेरा शॉप में। लेकिन ये स्टॉक खरीदेंगे अगर हम कैश से, तो कैश क्या हो जाएगा बताइए आप, कैश क्या हो जाएगा, बोलिए सर कैश तो माइनस हो जाएगा। एकदम सिंपल बात है, हमारा स्टॉक प्लस हो जाएगा और हमारा जो कैश है वो क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है ना। अब बताइए इसका आगे का इम्पैक्ट क्या नज़र आ रहा है आपको, बताइए क्या नज़र आ रहा है। 30 में 5 घटा दीजिए, कितना बचेगा 25,000। और यहाँ कोई ट्रांजेक्शन हुआ क्या, बैंक का कोई इम्पैक्ट है इस ट्रांजेक्शन में, नहीं है। जहाँ कुछ नहीं है वहाँ आप जीरो लगा दो, यहाँ कुछ नहीं है जीरो लगा दो, यहाँ कुछ नहीं है जीरो लगा दो, जहाँ कुछ नहीं है वहाँ अभी जीरो रखो, है ना। जहाँ कुछ नहीं ट्रांजेक्शन है वहाँ जीरो रखो। जैसे परचेज गुड्स बाय
गुड्स ऑफ ₹5,000 बाई कैश, 5,000 का सामान खरीदे और स्टॉक हमारा प्लस हो गया 5,000। यहाँ आप इसको एज इट इज़ जैसे 10,000 था नोट कर लीजिए और ये 5,000 यहाँ ले आइए आप सिंपली। इसमें तो कुछ करना नहीं है, आप तो सिंपल देख रहे हैं, एक माइनस यहाँ हुआ एक प्लस क्यों हुआ, स्टॉक खरीदेंगे स्टॉक प्लस हो जाएगा और कैश माइनस हो जाएगा। 30 में 5 घटेगा 25, 10 का 10 रह जाएगा, ये 5,000 का 5,000 रह जाएगा, ये 40,000 में जीरो कुछ नहीं है इम्पैक्ट है इसका, तो 40,000 हो जाएगा। अब आप देखिए तो दोनों तरफ का जोड़ इक्वल है कि नहीं, इधर 40 है ना, इधर देखिए 25 और 10 35 और 5 40, इसको आप न्यू इक्वेशन कहिए, यहाँ एनी लिख दीजिए, हो गया न्यू इक्वेशन हो गया। चलिए आगे का क्वेश्चन क्या है, देखिए तो आगे का क्वेश्चन क्या है, लिखा हुआ सेल एवर्ब गुड्स ऑफ ₹7,000 बाई चेक, यानी सामान हमने बेचा, एवर्ब गुड्स ध्यान रखना, एवर्ब गुड्स यानी ए वाला सामान, एवर्ब इसके ऊपर ये है ना, ए वाला सामान हम कितना में बेच दिए 7,000 में। कई बार ये क्वेश्चन दूसरे तरीके से लिखा रहेगा कि एवर्ब गुड्स का कॉस्ट है 5,000, 7,000 में बेच दिए, और अभी हम आपको सिखा रहे हैं इसीलिए हम ज़्यादा इसको लंबा नहीं कर रहे हैं, सिंपल आपको बताया गया कि 5,000 वाला यानी एवर्ब गुड्स हम कितने में बेच दिए 7,000 में। तो अगर सामान्य व्यक्ति भी अगर जो अकाउंट्स नहीं भी पढ़ता है ना, उससे पूछिए कि 5,000 का सामान अगर 7,000 में बेचेंगे प्रॉफिट हुआ या लॉस, तो बोलेगा 5 का अगर 7 में बेचेंगे तब तो 2,000 प्रॉफिट हो गया। अब यहाँ पर देखिए इम्पैक्ट कैसे जाता है अकाउंटिंग इक्वेशन पे। आप 5,000 रुपया का सामान बेच रहे हैं तो स्टॉक क्या होना चाहिए, अगर हम सामान बेचेंगे तो स्टॉक हमारा क्या होगा बताइए, बोले सर स्टॉक तो घट जाएगा, घट गया स्टॉक। अब पैसा मेरे पास कितना आया, पैसा मेरे पास आया 7,000, लेकिन ये आया ना चेक में आया, देखिए यहाँ चेक लिखा हुआ है। जब भी चेक आपके पास आएगा तो इसका असर कैश पे नहीं पड़ेगा, कैश वाले कॉलम पे नहीं पड़ेगा, किस पे पड़ेगा, बैंक वाले कॉलम पे, यानी बैंक में पैसा आपका प्लस हो जाएगा, है ना, बैंक में पैसा देखिए प्लस हो गया। देखिए एक चीज़ यहाँ पर आपको दिख रहा है कि सर 5,000 का स्टॉक मेरा चला गया बेचने से, है ना, और उसके बदले पैसा कितना आया 7,000। अब आप सोचिए इसका असर क्या है, इसका असर क्या होगा अकाउंटिंग इक्वेशन में। 5,000 का 7,000 तो 2,000 प्रॉफिट हो गया। आपको शुरू में ही सिखाएं कि अगर कुछ भी प्रॉफिट होगा वो हम कैपिटल में ऐड करेंगे, कुछ भी लॉस होगा हम कैपिटल से माइनस करेंगे। अगर कोई भी खर्च होगा, है ना, बिजनेस का जो व्यापार का खर्च होगा वो हम कैपिटल में माइनस करेंगे, और साइड से कोई अगर इनकम हो गया तो वो हम कैपिटल में प्लस करेंगे। तो यहाँ आप बताइए कि 5,000 का सामान 7,000 में बेचने पे 2,000 का प्रॉफिट हुआ है, तो 2,000 आप क्या करेंगे कैपिटल में प्लस, कैपिटल में प्लस। आप लोन वाले को थोड़ी दे देंगे, क्रेडिटर को थोड़ी दे देंगे ना, हम कमाएंगे तो पैसा तो हमारे घर में ही जाएगा। तो 40 और 2 कितना हो गया, यहाँ 42 42, और यहाँ देखिए तो 5,000 का स्टॉक था, 5,000 का स्टॉक चला गया, बेच दिए तो चला गया, तो कितना हुआ, यहाँ जीरो हो गया। 10,000 बैंक में ऑलरेडी था पहले से, और 7,000 और आ गया बैंक में, तो कितना हो गया 17,000। और यहाँ तो एज इट इज़ आपको सिखाया गया जहाँ कोई ट्रांजेक्शन कुछ नहीं होगा, यहाँ बस जीरो कर दो। अब ये कौन सा इक्वेशन कहलाएगा, न्यू इक्वेशन। फिर से एक बार समझा रहे हैं, सेल एवर्ब गुड्स कितना में 7,000 में, 5,000 का सामान 7,000 में बेच रहे हैं, ध्यान रखिए 5,000 का सामान माइनस और 7,000 बैंक में प्लस। अब यहाँ दोनों का असर ये दिख रहा है कि इस ट्रांजेक्शन्स में हमको 2,000 का प्रॉफिट हुआ है, लॉस होता तो यहाँ माइनस कर देते, प्रॉफिट है तो कैपिटल में प्लस कर देंगे। अब दोनों का इक्वेशन जोड़िए, 25 और 17 42, और इधर भी 42 है, यानी इक्वेशन हमारा दोनों का क्या है, इक्वल, यानी लायबिलिटीज और एसेट्स आज इक्वल है, यानी ट्रांजेक्शन में किसी भी तरह का कोई धोखाधड़ी का संभावना नहीं है। ठीक है, आइए लास्ट है, परचेज फर्नीचर ऑफ 1,000 ऑन क्रेडिट। अगर आप फर्नीचर खरीद रहे हैं 1,000 रुपये का, तो बताइए क्या होगा, परचेज फर्नीचर ऑफ ₹1,000 ऑन क्रेडिट। देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आराम से बैठ करके आप घर में 2 बार 3 बार 4 बार वीडियो देखिए, और 2-3 बार आप प्रैक्टिस कीजिए, पूरा हम श्योर हैं कि आप ज़रूर खुद इस सम को बनाने लगेंगे। 1-2 बार खुद से बनाइए, क्वेश्चन ही लिख लीजिए, पूरा क्वेश्चन ही स्क्रीनशॉट ले लीजिए और खुद से इसको बनाइए, 2 बार 3 बार बनाइए, आपसे खुद बनना शुरू हो जाएगा। और फिर इससे आगे हम लोग टफ वाला सम लेंगे जिसमें कई बार माइनस में चले जाएंगे, या एक साथ 2 या 3 जो ट्रांजेक्शन्स है वहाँ इम्पैक्ट होगा, है ना। तो वो सब सम हम लोग धीरे धीरे इसमें अपलोड करेंगे। आप वीडियो में बने रहें, हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, आप अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। जो स्टूडेंट्स कोरोना काल में नहीं पढ़ पा रहे हैं या ट्यूशन स्टार्ट नहीं किए हैं, तो वो अपना घर बैठे भी पढ़ सकते हैं।
आइए, परचेज फर्नीचर ऑफ ₹1000। फर्नीचर खरीदेंगे तो ना तो वो कैश का पार्ट है, ना वो बैंक का पार्ट है, ना वो स्टॉक का पार्ट है, तो एक लाइन बढ़ाइए। फर्नीचर तो हमारे लिए एसेट्स है ना, इधर तो नहीं बढ़ा सकते लाइबिलिटीज। फर्नीचर हमारे लिए एसेट्स है, देखिए एसेट साइड में ही कॉलम बनाया है ना। तो फर्नीचर कितना का खरीद रहे हैं आप देखिए, तो फर्नीचर हम लोग कितना का खरीद रहे हैं। अभी तक तो फर्नीचर का कॉलम में कुछ नहीं था, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ अचानक से फर्नीचर आ गया मेरे पास, कितने का, ₹1000 का। बोले सर फर्नीचर आया होगा तो फ्री में थोड़ी आया है। अरे भाई यहाँ लिखा हुआ है ऑन क्रेडिट। ऑन क्रेडिट का मतलब होता है उधार। ऑन क्रेडिट का मतलब क्या होता है, उधार खरीदना। उधार खरीदने से ना तो कैश जाएगा, ना तो बैंक से पैसा जाएगा। उधार खरीदेंगे तो मेरा कर्ज बढ़ जाएगा, और कर्ज बढ़ने के लिए देखो जहाँ से उधार खरीदते हैं ना उसको हम क्रेडिटर बोलते हैं, फ्यूचर में वो हमसे पैसा लेगा। चलो ₹1000 हमारा कर्ज बढ़ रहा है, ठीक है, लेकिन ये कैसा लाइबिलिटीज़ है, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ है, याद रखना। ये कैसा लाइबिलिटीज़ है, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़, याद रहे। अब आप ट्रांजेक्शन्स का इम्पैक्ट देखो, जहाँ कुछ नहीं हुआ है वहाँ जीरो लगा दो, जहाँ कुछ नहीं हुआ वहाँ जीरो लगा दो। चलो फिर से बोल रहे हैं, परचेज फर्नीचर ऑफ ₹1000 ऑन क्रेडिट। फर्नीचर आया तो प्लस हो गया, फर्नीचर प्लस हो गया, और क्योंकि पैसा गया नहीं, कैश चेक से भी पैसा नहीं गया, स्टॉक भी नहीं गया, है ना, मेरा कैपिटल भी नहीं गया, हम उधार खरीदे हैं तो क्रेडिटर्स बढ़ गया, ये फ्यूचर में हमसे पैसा लेगा, देंगे इसको। तो आप बताइए कि आपका यहाँ टोटल कितना है, 1000, यहाँ कितना है 42,000, यहाँ कितना है 1000, यहाँ कितना है 0, यहाँ 17,000, यहाँ कितना है 25,000। अब इसको आप फाइनल इक्वेशन कहेंगे। अगर इसके बाद आगे सम है तो बनाइए, नहीं तो इसको आप फाइनल इक्वेशन कह दीजिए। और जब आपको लगता है कि इसको हम बैलेंस शीट में भी कन्वर्ट करके दिखाएं, तो बैलेंस शीट अभी आपको हम सिखाए थे तुरंत कि एक साइड में हम लोग क्या बोलते हैं, इधर क्या बोलेंगे एसेट्स, और इधर क्या बोलेंगे लाइबिलिटीज़। फॉर्मेट आपको हम अभी लास्ट दिखा चुके हैं। अब देखिए इधर क्या क्या है, कैश वाला कॉलम में कितना है, देखिए तो कैश वाले कॉलम में कितना है 25,000, तो यहाँ 25,000 लिख दो, ठीक है। आ जाओ, बैंक वाले कॉलम में कितना है 17,000, तो यहाँ 17,000 लिख दो, 17,000, 17,000। अच्छा, स्टॉक वाले कॉलम में क्या है, बोले सर स्टॉक वाले में तो कुछ नहीं बचा, जीरो, नील, कुछ मत लिखो। अच्छा, फर्नीचर में कितना बचा हुआ है, आओ फर्नीचर में, तो फर्नीचर में 1000 है, ठीक है। अब इधर आप टोटल कर लीजिए, 7 5 12 1 13, 3 हाथ में 1 2 1 3 और 1 4, 43 हो गया। आइए इधर अब लाइबिलिटी साइड। लाइबिलिटी साइड में सबसे पहले क्या है कैपिटल, और कैपिटल आपका कितना है 42,000, इधर लिख दीजिए। और क्रेडिटर कितना है देखिए तो, क्रेडिटर है आपका 1000, ठीक। अब टोटल आप इधर भी टोटल कर लो, 42 और 1 कितना हो गया 43। यानी अकाउंटिंग इक्वेशन के हिसाब से आपका दोनों तरफ का बैलेंस शीट इक्वल हो गया। तो बैलेंस शीट जब आप बनाइएगा तो एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, देखिए इधर का एसेट्स और ये कौन सा लाइबिलिटीज़ है, बोलो इंटरनल, क्योंकि ये आपका पैसा है। और ये कौन सा लाइबिलिटीज़ है, बोलो एक्सटर्नल, शुरू में ही पढ़ा है ना। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, एक फॉर्मूला इसी के आधार पर सेट हो जा रहा है। देखो क्या सेट हो रहा है, एसेट्स है ना, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज, है ना, कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। यानी देखो यहाँ ये कितना का है 42,000 का, और ये अदर लाइबिलिटीज एक्सटर्नल लाइबिलिटीज, यानी ये एक्सटर्नल लाइबिलिटीज है, ये एक्सटर्नल, और ये क्या है कैपिटल इंटरनल लाइबिलिटीज, सिखाया है ना। तो ये 1000 है, दोनों मिला के इधर कितना हो गया बोलिए तो 43, इक्वल हो गया ना। 42,000 रुपया आपका ऑनर इक्विटी है, 1,000 रुपया आपको बाहरी जो आपका लेनदार है उसको देना है क्रेडिटर्स को, और इधर एसेट्स 43 आ गया। अब एसेट्स को अगर आप क्लासीफाई करना चाहते हैं कि क्या क्या है, तो फर्नीचर है, ये है और ये है। यानी एक फार्मूला जस्टिफाई यहाँ हो रहा है, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। दूसरा फार्मूला, इसी के बहाने दूसरा फार्मूला भी लिखिए कि कैपिटल इज इक्वल टू, अगर आपसे कोई पूछे तो क्या होगा, तो बोलो कैपिटल इज इक्वल टू, सर कैपिटल इज इक्वल टू हम लिखेंगे एसेट्स माइनस क्या लिखेंगे, कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज, एसेट्स माइनस लाइबिलिटी। देखो एसेट्स कितना है 43,000, यहाँ लाइन खींच दे रहे हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, लाइन खींच दिए देख लीजिए। और लाइबिलिटीज कितना है हमारा 1000, तो कितना बचा कैपिटल देखिए 42, ये देखिए। एक फार्मूला और आप यहाँ पर जस्टिफाई कर लीजिए, लाइबिलिटीज इज इक्वल टू क्या होगा, तो फिर आप यहाँ लिखिए एसेट्स माइनस क्या लिखेंगे
एसेट्स माइनस क्या है, कैपिटल। तो एसेट्स कितना है 43 और आपका कैपिटल कितना है 42। अब बताइए लाइबिलिटीज़ कितना बचा, 1000 बचा। तो ये तीनों फार्मूला आप समझिए जस्टिफाई कर लिए सम से। ऐसे तो याद करवाते तो आप बोलते कि क्या याद करने के लिए दे रहे हैं, है ना। इस सम के हिसाब से जो आपका जो नंबर यहाँ दिया हुआ है उसके हिसाब से इसको जस्टिफाई कर सकते हैं कि एसेट्स इज इक्वल टू हमेशा क्या होना चाहिए, कैपिटल और लाइबिलिटीज़ एसेट्स के इक्वल होना चाहिए। देखिए यहाँ पर है एसेट्स के इक्वल है ना कैपिटल और हमारा जो भी लाइबिलिटीज़ है, देखिए। तो इस तरीके से आप ये सारा फार्मूला आप दिमाग में रखिए और अकाउंटिंग इक्वेशन का बुक में जो एग्जांपल्स है या क्वेश्चन है उसको आप अटेम्प्ट कीजिए, ट्राई कीजिए। और आपको कैसा लगा ये वीडियो आप कमेंट में बताइए। और थोड़ा उत्साह बढ़ाने के लिए वीडियो को लाइक भी कीजिए आप, ताकि और भी वीडियो हम आपके लिए बना सकें। और अपने दोस्तों में इसको शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवाइए। और फिर हम नया और नेक्स्ट वीडियो और इससे बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। अभी तो बनाना स्टार्ट किए हैं, कुछ वीडियो में लाइट वगैरह का प्रॉब्लम हो तो आप मैनेज करिए, इसको एडवांस आप करके देखिए आप इस वीडियो को। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।